मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू jpscfunda.com। आज हम लोग जेपीएससी इकोनॉमी यूनिट 2 इन्फ्लेशन में टाइप्स की जर्नी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा था इन्फ्लेशन। ठीक है, आईएमएफ का स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट आईएमएफ सेज अबाउट इन्फ्लेशन। देन हमने देखा था दो स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, देन हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा था, हाउ टू मेज़र। फिर हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा था बेस्ड ऑन रेट। ठीक है, और ये फिगर को आपको याद करने के लिए बोले थे। ठीक है, होप आपने इतना किया होगा। अब हम लोग अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर मान लीजिए बहुत ही कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इसेंशियल है, ठीक है, और ना भी हो इसेंशियल, और वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है। ठीक है, कि भाई प्राइस कैप लगाती है। ठीक है, कीमत को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। ठीक, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में ये संभव नहीं है। इसको बोलते हैं सप्रेस्ड और पोटेंशियल इन्फ्लेशन। ठीक है, ठीक है, ये इसलिए इसको बोला जाता है दबाया हुआ या असंभावित मुद्रास्फीति। उसके बाद खुली मुद्रास्फीति या ओपन इन्फ्लेशन। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, मार्केट पर डिपेंडेंट है, वो बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, दो तरह से। चलिए, उसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन वोलालिटी। दो तरह का होता है, हेडलाइन और कोर। हेडलाइन में सारे, मान लीजिए गवर्नमेंट को एक, मान लीजिए कि वो हमारे देश में 5 लाख तरह के गुड्स एंड सर्विसेज है, तो क्या महंगाई सभी 5 लाख गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत को का जो बढ़ा हुआ दर है उससे निकालेंगे? नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लिस्ट निकालती है प्राइमरी गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, कुछ सर्विसेज का। ठीक है, उनका माप, उनके मतलब कीमतों में जो वृद्धि है उसके माप को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से एफ को घटा दीजिए। एफ मतलब फूड और फ्यूल, ईंधन और खाद्य पदार्थ। इन इसको इस बास्केट से हटा दीजिए हेडलाइन से, तो वो हो जाता है कोर। ठीक है, देखिए, इसमें सारा कुछ होता है, प्राथमिक, ईंधन, खाद्य पदार्थ। ठीक है, और हेडलाइन माइनस प्राथमिक प्लस ईंधन जो है, ये जो वोलाटाइल गुड्स है उनको हटा देंगे तो कोर मिलता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। हेडलाइन मतलब जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू मेजर द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नापने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ लिस्ट की गई हैं वस्तुएं, उन सभी की कीमतों में वृद्धि दर को माप के जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसको बोलते हैं हेडलाइन। और हेडलाइन निकालने के बाद उसमें जो फूड और फ्यूल का जो महंगाई दर है उसको घटा के हम लोग कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया बेस्ड ऑन वोलालिटी। अगर इन्फ्लेशन एंड टाइप्स आया तो सारे टाइप्स लिखना है। अगर इन्फ्लेशन और कुछ फिर मतलब उसके साथ टेल क्वेश्चन है कि हाउ टू मेजर, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कितने मतलब क्या इन्फ्लेशन का क्या असर होता है, मुद्रास्फीति का क्या असर है, तो इस केस में 2-3 लिख लीजिए टाइप्स, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हालांकि इसको लिखने का इस तरह से है जैसे वोलालिटी। ठीक है, बेस्ड ऑन वोलालिटी, इस तरह से कीजिए। यहाँ कोर, यहाँ हेडलाइन दीजिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कोर मतलब हेडलाइन माइनस एफ। ठीक है, इस तरह से करके तुरंत 2 लाइन में लिख के निकल जाना है। डिटेल में नहीं निकला अगर यदि टाइप्स नहीं पूछा है तो। अब बेस्ड ऑन काउजेस, ठीक है, मतलब कारण के आधार पर। ठीक है, कारण के आधार पर हम लोग, कारण दो तरह का हो सकता है, एक डिमांड पुल मतलब मांग के आधार पर, सप्लाई पुश पूर्ति के आधार पर। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब लागत प्रेरित। ठीक है,
डिमांड सप्लाई ग्राफ को एक बार देख लीजिए। डिमांड और सप्लाई जब हम पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल क्या होता है। देखिए ये हम लोग डिमांड बना रहे हैं, इधर वस्तु है या सेवा जो मान लीजिए, इधर प्राइस है, ठीक है। डिमांड कर्व ऐसा बनता है, उसमें क्या होता है, प्राइस जो वस्तु का प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड्स होता है, ठीक है। डिमांड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डिमांड होगा, मांग, और यहाँ प्राइस मतलब कीमत, ठीक है। अभी देखिए इसमें प्राइस को पहले पकड़िए। प्राइस अगर ज़्यादा प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपया है, तो डिमांड 2 रुपया है, डिमांड 2 वस्तु का है। अगर प्राइस घट गया 8 हो गया, डिमांड 4 वस्तु का बढ़ जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। इसका उल्टा सप्लाई में, ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये सप्लाई है एक्स एक्सिस पे, उसका उल्टा ये प्राइस है वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्राइस, सॉरी इसको थोड़ा उल्टा बोल दिया मैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, ये और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। प्राइस जैसे जैसे देखिए यहाँ पे घट रहा था प्राइस इस कर्व पे, तो डिमांड बढ़ रहा था। देखिए प्राइस यहाँ तक आ गया तो डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ से यहाँ, ये डिमांड बढ़ गया। प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, ठीक है। सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, मतलब अगर, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट क्या सोचेगा कि, और ये फर्म्स या जो प्रोडक्शन कंपनीज है वो सोचेंगे कि हम सप्लाई भी बढ़ाएं प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, तो फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर ये लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर सप्लाई बढ़ेगा। तो इस तरह से ये चलता है प्राइस और सप्लाई का कर्व, ठीक है। मीन्स हायर द प्राइस ग्रेटर विल बी द इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड सेल मोर। प्राइस हाई जाएगा तो ये लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाए वो प्रोडक्शन वाले, तो ये लोग सेल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये, अच्छा, ये दोनों कब होता है, व्हेन ऑल द अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, डिमांड है, ऐसे, ठीक है। प्राइस जो कीमत है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है डिमांड का, ठीक है। ये डिमांड हो गया, ये प्राइस हो गया। प्राइस को पकड़िए, प्राइस ज़्यादा है, देखिए डिमांड यहाँ पर है, इस जगह से इतना प्राइस है तो इतना ही डिमांड है। प्राइस जैसे घट गया, देखिए यहाँ आ गया, ये 10 था, ये 8 पे आ गया, तो देखिए डिमांड बढ़ा, 2 था 4 हो गया। फिर अगर प्राइस घटा तो इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा, प्राइस यहाँ तक ही है, घट गया, ठीक है। इसका उल्टा सप्लाई में इस तरह से, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन यूनिट क्या सोचेगी कि हम सप्लाई बढ़ाएं, तो देखिए सप्लाई बढ़ाया, फिर सप्लाई जैसे बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, फिर यहाँ से सप्लाई बढ़ गया, फिर प्राइस बढ़ा, ये प्राइस है, ये सप्लाई है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, ठीक। अब इन दोनों का कंबाइन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है। ये हो गया,
ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये मान लीजिए डिमांड कर्व है। ठीक, थोड़ा साफ सुथरा मतलब फिगर बनना चाहिए। ये सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब संतुलन वाला केंद्र है। ये जितना डिमांड है मार्केट में उतना सप्लाई भी है। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक, इसके नीचे शॉर्टेज हो गया, मतलब इस जगह पे, इस एरिया पे सप्लाई कम है, आपूर्ति कम है, लेकिन यहाँ यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है इस एरिया में। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये। ठीक है, तो ये था डिमांड सप्लाई। अब देखिए ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें पहले एक ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जो हम लोग जस्ट पढ़े। देखिए ये डिमांड है ना, शिफ्ट हो गया इधर, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई वैसा का वैसा ही है कि कोई मतलब बाज़ार में 10 कपड़ा का ज़रूरत था तो 10 कपड़ा ही है, लेकिन समय के साथ मान लीजिए दुर्गा पूजा आ गया तो कपड़ा का डिमांड ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट्री ख़राब है या कुछ है तो सप्लाई तो वही रहेगा। मान लीजिए कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है कंपनी वाला तो कांस्टेंट रहेगा सप्लाई, तो लेकिन डिमांड बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, 10 कपड़ा पहले था, 10 लोग खरीदार करने वाले थे, अब 10 कपड़ा हो गया, दुर्गा पूजा में 50 लोग हो गए। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक आदमी पर एक कपड़ा था, यहाँ पे 5 आदमी पे एक कपड़ा है, तो इस कपड़े का डिमांड जो है बढ़ गया, इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्राइस क्यों बढ़ा, डिमांड बढ़ने के कारण, इसलिए इसको बोलते हैं डिमांड पुल। ठीक है, देख लीजिए ग्राफ को बनाना है आपको एग्जाम में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, क्यों होता है, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी इकोनॉमी का 10 है और डिमांड हो गया 50 का, तुरंत से तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। तो इस बारे में एक इकोनॉमिस्ट हैं कलबर्न, ये क्या बोलते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब पहले एक लोग के पर एक कपड़ा था, अभी क्या है 5 लोग पर एक कपड़ा है, तो ऑब्वियसली एक कपड़ा का प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, तो क्या होगा कि प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़े मतलब जो कीमत है कपड़ा का वो बढ़ गया शर्ट का, तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, आप जिम्बाब्वे वगैरह का वीडियो देखे होंगे कि टोकरी भर भर के पैसा ले जाते थे और सामान लाते थे, इतना सा सब्जी। ठीक है, ये वेनेजुएला में भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरह से आता है इसका रीज़न क्या है, एक रियल फैक्टर है, एक क्वांटिटी फैक्टर। रियल फैक्टर में पूरा आप समझ जाइए, इसका खेल होता है मनी सप्लाई का। ठीक है, और एक्सपेंडिचर, अगर हाउस होल्ड जो हम लोग हैं, व्यय, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ा, हम लोग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, तो डिमांड बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। लेकिन सोचो कि पहले 100 करोड़ जनसंख्या था, अभी 140 करोड़ हो गया, 40 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए, तो उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आया होगा, कम आए ज़्यादा है तो वो लोग खर्च करेंगे, उनको भी तो चाहिए आटा पानी राशन, भले कपड़ा चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब मांग बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो मांग बढ़ा, इसका मतलब डिमांड आया तो डिमांड पुल हो गया। ठीक है, पीपल बढ़ने से एक हो गया ये। मनी सप्लाई, सोचो बहुत ज़्यादा नौकरियां मिल गई, एक आइडियल सिचुएशन है, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो
उसको खर्च करना उनको चाहिए ना, उसको खर्च करने का जो इंटेंसिटी वो बढ़ेगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स एमंग द पीपल होगा, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसलिए डिमांड पुल। ठीक है। या कोई गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर देती है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ गया, टैक्स रिड्यूस कर दिया। तो हम लोग पढ़े थे जीडीपी में, टैक्स यदि मान लीजिए पहले हमको 10 रुपये टैक्स देना पड़ता था, तो आज 5 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा बचा ना, तो वो 5 रुपया टैक्स बचा मतलब मेरे सेविंग में आया, तो हम खर्च करेंगे, खर्च करेंगे मतलब डिमांड बढ़ा। ठीक है। या एक्सपोर्ट, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए भगैया सिल्क है या प्याज है, किसी चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया फॉरेन में, तो लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। ठीक है। तो ये भी डिमांड पुल हो गया। या ब्लैक मनी, कोई चोरी धंधा करके या कहीं से पैसा लाया, तो उसके कारण से उनके पास पैसा आ जाता है। या 15-15 लाख मोदी साहब दे दिए मान लीजिए सबके अकाउंट में, तो मनी सप्लाई बढ़ गया। तो इस तरह से होता है। अब देखिए मॉनेटरी फैक्टर्स क्या होता है, ये मौद्रिक कारक, इसमें क्या है, आरबीआई रोल प्ले करता है। आरबीआई, आपको पता है आरबीआई इज नोन एज बैंकर्स बैंक। ये बैंक को रेगुलेट करती है। इसका कुछ कुछ टर्म जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, हम लोग मनी सप्लाई में पढ़ेंगे, आपका एसएलआर, ये सब है। ठीक है। तो अगर ये घट गया तो इसका मतलब बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा, कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ गया। ठीक है। मतलब पीपल के, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो गया तो ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो डिमांड बढ़ गई वस्तुओं की। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आता है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या करता है, आरबीआई है, इसको समझ लीजिए, और ये गवर्नमेंट है, या मतलब बैंक है, सॉरी, आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। तो ये आरबीआई मान लीजिए जी सेक इनको देता है बैंक को, बोलता है कि भाई हम 8 साल बाद लेंगे। ठीक है। आप मुझे मान लीजिए 10 बिलियन डॉलर या 10 करोड़ पैसा दे दीजिए। तो जी सेक के बदले, सिक्योरिटी के बदले आरबीआई ने पैसा लिया, इसका मतलब बैंक के पास क्या हुआ, मनी डिक्रीज़ हो गया। मनी डिक्रीज मतलब बैंक के पास कम पैसा रहेगा, तो क्रेडिट मतलब लोन वगैरह कम मिलेगा लोगों को, तो मनी कम, इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है। या लोगों के पास कम पैसा होगा तो वो लोग खर्च कम करेंगे, खर्च करने की इंटेंसिटी घटेगी तो डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा सोचिए। ठीक है। इसका उल्टा सोचिए, ये क्या करता है, आरबीआई जी सेक को बाय करता है कि भाई अब हम मेरा जी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स मुझे दे दो। तो जब ये खरीदेगी तो आरबीआई इसको पैसा देगी, बैंक को, मनी। ठीक है। बैंक के पास पैसा मतलब मार्केट में पैसा फ्लो करना। कैश फ्लो बढ़ जाएगा, इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ा। मनी सप्लाई अगर बढ़ा तो मतलब पीपल के पास ज़्यादा पैसा आया, ज़्यादा पैसा आया तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा, इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कॉस्ट पुश, जस्ट उल्टा, एकदम उल्टा सा। ठीक है। सप्लाई साइड में कोई दिक्कत हो गया तो डिमांड तो 10 का 10 ही है मान लीजिए, लेकिन सप्लाई 5 हो गया, घट गया, उल्टा हो गया। ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, सामान घट गया। पहले पीपल बढ़े थे, डिमांड बढ़ा था, अभी सामान घट गया, सामान घट गया। तो वही चीज़ है, पहले 10 लोगों पे 10 शर्ट था, अब ये 10 लोगों पे 5 शर्ट हो गया, सप्लाई कम हो गया। ठीक है। सप्लाई कम हो जाने से उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश। ठीक है। प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, प्राइस बढ़ना। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्ट क्राइस, ये सब आपको एग्जाम्पल, ये सब आपको देना है जब आप लिखिए तो। ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो फैक्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है।
फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा रॉ मटेरियल का, ठीक है, ऑयल का ही सारा खेल है। तो क्या हुआ, सप्लाई साइड में दिक्कत आई, तो सप्लाई साइड से या तो प्राइस बढ़ेगा या सप्लाई कम होगा, ठीक है। तो दोनों केस में सप्लाई कम हुआ तब भी प्राइस बढ़ेगा। 10 कपड़ा जगह अभी 5 ही कपड़ा आ रहा है, घट गया ना सप्लाई, तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डिक्रीज इन आउटपुट। ये देख लिए कि सप्लाई घट गया तो बढ़ेगा होर्डिंग। अब जैसे सप्लाई घटने का आशंका होता है तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, होर्डिंग चालू कर देते हैं। आलू का मान लीजिए कम हो गया है, जैसे अभी बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आलू झारखंड में आता था, आप सुने होंगे। आलू का मतलब प्राइस अचानक से बढ़ गया, क्यों, वेस्ट बंगाल से आलू झारखंड में आना बंद हो गया। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, कॉस्ट पुश, ठीक है, क्योंकि आलू की पैदावार कम हुई थी। मान लीजिए टमाटर का पैदावार कम हुआ या कहीं से सप्लाई बंद हो गया, तो उसमें भी वो कॉस्ट पुश है। हाई इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें टैक्स घटा था, इसमें टैक्स बढ़ गया। टैक्स यदि बढ़ जाएगा तो कोई भी चीज़ का फैक्ट्री को ज़्यादा टैक्स से भरना पड़ेगा, इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। फैक्ट्री तो फिर घाटा में तो बेचेगी नहीं, इसलिए प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा तो ये कहाँ बर्डन पास होगा, पब्लिक पे, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट प्राइस, हम लोग बहुत सारा चीज़ जैसे क्रूड ऑयल हो गया, हैवी मशीनरी हो गया, या बहुत सारी चीज़ों पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, आपका जैसे पेपर, अच्छा एग्जांपल है रसिया यूक्रेन। हम लोग इसके चलते क्या होता, देखिए जो पेपर बनता है ना, जो हम लिखते हैं, या बुक का जो अच्छा पेपर वो पल्प से बनता है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड या ठंडा जगह से, यूक्रेन, ये सब से आता था, ठीक है। अब न्यूजीलैंड से थोड़ा कम आता था, या आता भी था, लेकिन हम लोग यूक्रेन पर भी थे। अब यूक्रेन रशिया में वॉर हो गया तो वहाँ से सप्लाई कम हो गया, पेपर का प्राइस बढ़ गया, तो जो आप झारखंड बुक पढ़ते होंगे उसका देखिएगा कि प्राइस बढ़ गया होगा, तो उसको बोलते हैं क्या, इंपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ होने पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कभी कभी क्या होता है कि भाई जो हमारी फर्म्स है, कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ता है, क्यों, उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, शादी करना है, या क्यों, शादी, दूसरा यूनिट लगाना है, या कोई एयरलाइन ख़रीदना है, या कुछ भी हो सकता है कारण, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहेगी, तो क्या हुआ, उसका जो आज हम 10 रुपये में कोई सामान हम बेचते थे, अब हम 15 में बेचेंगे, गवर्नमेंट ये कंपनी बोलती है, तो ये 5 रुपया का एक्स्ट्रा बोर्ड कहाँ पड़ेगा, पीपल पे, ठीक है। इसलिए ये भी हो गया। या हाई ग्रोथ पीरियड में, हाई ग्रोथ पीरियड में क्या होता है कि इसमें हाई ग्रोथ पीरियड है तो कंपनी को प्रॉफिट बढ़ा, ये क्या चाहेगी कि मतलब अपने एम्प्लॉय लोग इसका क्या बोलेगा कि सर आपका तो प्रॉफिट बढ़ा, थोड़ा हमारा वेजेस बढ़ा दीजिए। वेजेस बढ़ेगा तो कंपनी तो बोलेगी कि भाई ठीक है हम बढ़ा देंगे, इसको एम्प्लॉय को मनाना है, लेकिन ये बढ़ा हुआ प्राइस कहाँ पे जाएगा, पीपल पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन साइड से, सप्लाई साइड से सारा कॉज है जिसके चलते ये बढ़ता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश, ठीक है। इसका ग्राफ याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, हिंदी में ये चीज़ देख लीजिए, कच्चे माल उत्पादन की वृद्धि, ठीक है, कच्चा माल तेल उत्पादन की आपूर्ति में कमी, ठीक है, जमाखोरी, होर्डिंग जिसको बोले, इनडायरेक्ट टैक्स में बढ़ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, तो क्या हुआ, रॉ कॉटन का जीएसटी लगा मान लीजिए, या ऐसे समझिए लैपटॉप का पार्ट्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इनपुट का, तो लैपटॉप का भी प्राइस बढ़ेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, पीपल पे प्राइस, ये इसी पर पास हो जाएगा। फिर कोई कंपनी लाभ कमाना चाहती है, शादी करना है भाई बेटे का, तो उसके लिए पैसा चाहिए, कोई यूनिट खोलना है, विदेश घूमने जाना है, जो भी कारण हो सकता है, या उच्च विकास दर है तो इनके जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, वो बोलेंगे कि सर मेरा पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ेगा तो वो पैसा कहाँ से वसूला जाएगा, पब्लिक से, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट पुश। इसका ग्राफ देखिए, इसमें जस्ट उल्टा देखिए, डिमांड कांस्टेंट है, ये अपने जगह पे है, लेकिन सप्लाई देखिए शिफ्ट कर गया।
अभी डालिए इस प्राइस पे, इस मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। ये 5 रुपया पर यहाँ टच करता था, ठीक है, ये सप्लाई था, ठीक। अब यही सप्लाई, ठीक, देखिए प्राइस, ठीक है, ये शिफ्ट कर गया कर्व। देखिए इस प्राइस पे अब मान लीजिए, सॉरी, एक ही एग्जांपल देखते हैं, 5 रुपया वाला देखते हैं। 5 रुपया के प्राइस पे ये सप्लाई था, ये मान लीजिए एक्स। अभी 5 रुपया के प्राइस पे देखिए सप्लाई क्या हो गया, घटा कि नहीं, इतना घट गया। पहले इतना सप्लाई था, अभी घटे, सप्लाई घट गया। तो इस तरह से सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, इधर कम हुआ, ठीक है। तो विच लेड टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। ये दोनों ग्राफ रट्टा मार लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। अगले क्लास का हमारा एजेंडा होगा आपका पीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, हाउ टू मेज़र इन्फ्लेशन। दीज आर सम इंडेसेस, कुछ इस तरह का मतलब इंडेसेस है जिसके मतलब मेजरमेंट के लिए, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मेजर करने के लिए, ठीक है। उपभोक्ता सूचकांक, ठीक है। उसके बाद उत्पादन के समय जो इंडेसेस बनता है वो पीपीआई, ठीक है। उसके बाद आईपी भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे जो उसी के समय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।